नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। हमारे खास पेशकश लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट्स करते हैं आपका मार्गदर्शन और बनते हैं आपके मददगार। तो हमारे खास कार्यक्रम में हम आपको उन लोगों से रूबरू कराते हैं जो इस क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आज हमारे साथ संजय कोचिंग क्लासेस से उनके डायरेक्टर संजय सर मौजूद हैं, साथ ही उनकी स्टूडेंट आशिका सिंह भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। लक्ष्य में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। संजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आपकी कोचिंग क्लास के बारे में हमें जानकारी दीजिए। कब से ये संचालित हो रही है, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं और किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? जहाँ तक कोचिंग का सफ़र है, ये मेरा लगभग 96-97 से ही सफ़र चालू हो चुका था, लेकिन मैं लंबे स्केल पर 2002 में अवधपुरी में मैंने अपनी कोचिंग की स्थापना की और तब से ये सिलसिला आज तक लगातार चल रहा है। वो लगभग मेरे पास, मैं मैथ्स और फिजिक्स क्लास लेता हूँ, दोनों सब्जेक्ट की क्लास लेता हूँ यहाँ पर, और तब से ये सिलसिला निरंतर चल रहा है। और काफ़ी बच्चे आज विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाए हुए मेरे कार्य कर रहे हैं। संजय जी, आपने तो अपने कोचिंग के बारे में बताया, अब क्योंकि आपकी स्टूडेंट आशिका भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आशिका, कौन सी क्लास में है आप, क्या स्ट्रीम है आपके पास, और कोचिंग में किस तरीके से आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, क्या कुछ फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती हैं? फर्स्टली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, और मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ और कोचिंग काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम डाउट्स क्लियर कर सकते हैं जब हम चाहते हैं, और सर काफ़ी सपोर्टिव हैं। संजय जी, आपके पास आना चाहूँगी। आपने अपनी कोचिंग के बारे में बताया है, साथ ही बंसल न्यूज़ भी इस क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रहा है, उनके प्रयासों को आप कैसे देखते हैं? कोई सुझाव अगर आप देना चाहें। देखिए, बंसल के साथ मैं काफ़ी बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है बंसल ग्रुप की, वो ये लगती है कि ये लास्ट बेंच के बच्चे, मतलब फर्स्ट बेंच के बच्चे पर जितना ध्यान देते हैं उतना ही फोकस आखिरी बेंच पे बच्चे हुए बैठे पे भी रहता है। और ये चाहते हैं कि हर बच्चा जो आखिरी बेंच पर बैठा है वो भी कभी ना कभी इस फर्स्ट बेंच पर आके बैठे और उसकी तरह लंबे स्केल पर जा सके, ऊंची जगह पर जा सके। संजय जी, आपकी कोचिंग में अलग अलग प्रकार के बच्चे आते होंगे। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं तो कुछ वीक होते हैं। ऐसे में दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, डील करना पड़ता है। आप किस तरीके से डील करते हैं? देखिए, पढ़ाई, जहाँ तक पढ़ाई की बात है, मेरा एक ही बच्चों से अनुरोध रहता है कि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी। किसी भी चीज़ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जनरली आपने देखा होगा कि बच्चे मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होते हैं जिससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मत है वो दूर भागने का सब्जेक्ट नहीं, बल्कि इससे ईजी सब्जेक्ट नहीं होता है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मूलेज वगैरह है उसको सॉल्व करना पड़ेंगे और उस पर पकड़ बनानी पड़ेगी। जिस दिन आप उनसे खेलना सीख जाएंगे, जिस दिन उनसे आप पकड़ बना लेंगे, इससे इजी सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। और मेन बेसिक मेरा बच्चों को यही सुझाव रहता है कि बेटा, जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे, जब तक उसके बेसिक चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम बनी रहेगी। और मेरा बच्चों को आज भी यही सुझाव है, जैसे अब एग्ज़ाम आने वाले, कुछ ही समय बाद एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि अब हम कैसे करेंगे, इतना कम समय है। तो उसके लिए भी मेरा सुझाव है कि आप क्या करें, जो भी चैप्टर, जो भी कंप्लीट करना चाह रहे हैं चैप्टर को, उसको धीरे धीरे पहले थोड़े थोड़े भागों में बांट लें और धीरे धीरे करके उस चैप्टर को कवर करें। एक साथ करने से नहीं होगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जब एक साथ करेंगे तो मंजिल पे पहुंचने में थोड़ा सा हमें सुविधा नहीं होती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे उसको, चैप्टर को कई पार्ट में डिवाइड कर लें, उसकी कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कर लें और जब उनको कवर करेंगे तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। संजय जी, आपकी कोचिंग में मैथ्स के कितने बच्चे हैं? मैथ्स के बारे में अभी आप जानकारी दे रहे थे। दरअसल और सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो रट के भी थोड़ा बहुत काम चल जाता है, लेकिन मैथ्स में समझना पड़ता है। हालांकि फॉर्मूले याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप निकालते नहीं है सम्स तो एग्जाम में फंस जाते हैं। इसे कैसे देखते हैं?
देखिए मैडम, बात वहाँ नहीं है। एग्जाम में मैंने जैसे आपसे कहा कि बेसिक आपको कॉन्सेप्ट, हम कब फंसते हैं, हम जब रट रहे हैं तो फंसेंगे, हमें रटना नहीं है। बेसिक मैथ्स रटने की चीज़ नहीं होती है। मैथ्स में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कुछ फॉर्मूलों पे रखना है। अगर आप उस फॉर्मूलों को ध्यान रखेंगे, बेसिक नॉलेज को ध्यान रखेंगे, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैथ्स में ज़्यादा कुछ, हाँ बाकी कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिक्स है, कुछ चीज़ें कभी कभी याद करनी पड़ती है, केमिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है, लेकिन मैथ्स एक खुला सब्जेक्ट होता है जिसमें आप कई डिफरेंट तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसका एक मेथड नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मेथड बता रहा हूँ वही एक लास्ट मेथड है। बच्चा खुद अगर उस पर कोशिश करेगा तो अपने भी नए आइडियाज निकाल सकता है, नए मेथड निकाल सकता है, उससे और ईजी हो जाता है और सुविधाजनक हो जाती है। आशिका, आपके पास मैं आना चाहूँगी क्योंकि मैथ्स आपके पास भी, आप भी मैथ्स की स्टूडेंट हैं, तो मैथ्स के लिए बोला जाता है कि और अगर सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, मैथ्स के लिए एक धारणा बनी रहती है कि इसके लिए ना थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है, इंटेलिजेंट बच्चे को होना पड़ता है। ऐसा कुछ है? आपको थोड़ी दिक्कत महसूस होती है? नहीं, पहले होती थी, पर सर काफ़ी सपोर्टिव है। सर बहुत नए नए आइडियाज़ बताते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और नए नए तरीके ढूंढने का कि किस बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो मैथ्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं है और सिर्फ वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतना बेटर हो सकते हो। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप मैथ्स में टॉपर भी बन सकते हो। आशिका, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि 10th के बाद एक साथ मैथ्स का अगर सिलेबस की बात करें तो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। एनसीईआरटी के साथ कई ऐसी किताबें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे फिर वो RS अग्रवाल हो गई और ऐसी कई किताबें हैं। सिलेबस कोचिंग से किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, कितनी मदद मिलती है कोचिंग के द्वारा? कोचिंग के थ्रू बहुत हेल्प मिलती है। हमने हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अब हम जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करेंगे। हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने पहले ख़त्म हो चुका था। अब हम सिर्फ रिवीजन ही कर रहे हैं। RS अग्रवाल हो गई या फिर कोई भी गाइड बुक हो गई, हम बहुत सारे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला प्रैक्टिस इज मस्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम पड़ेगी और जितने क्वेश्चंस करेंगे उतने कम पड़ेंगे। तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम जितने क्वेश्चंस हो सके उतने सॉल्व करें। संजय जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी क्योंकि बोलते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज बेहद ज़रूरी होती है आज के समय में। थ्योरी तो आप बता ही रहे हैं, उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे आप सभी बच्चों को देते हैं अपने कोचिंग में? देखिए, जैसे प्रैक्टिकल, जहाँ तक आपने प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि मैं तो चाह रहा हूँ मैथ्स में ही नहीं, हर चीज़ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। थ्योरी एक अपनी जगह है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं जाएंगे उस काम को आप नहीं कर पाएंगे। तो थ्योरी आप पढ़ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपको उसको फील्ड में उतरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको कहीं भी जाना है, तो आप जब फील्ड में वर्क नहीं करेंगे आप उसके बारे में नहीं पता कर सकते। आपको तो फील्ड में जाने के लिए आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज होना जरूरी। आज मैंने कई जगह देखा है, बच्चे थ्योरी में टॉपर होते हैं, उनको सब कुछ आता है, लेकिन टॉपर होने के बाद भी वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल्स की प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। तो जब तक आप प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं जाओगे तब तक थ्योरी नॉलेज होने के बाद भी आप एक कंप्लीट नहीं हो सकते। आपको कंप्लीट अगर नॉलेज लेना है तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी मस्ट करना ही पड़ेगा। संजय जी, कोविड का ये समय है, लगातार अब देख रहे हैं हम पिछले कुछ दिनों से कोविड के जो मामले दोबारा बढ़ रहे हैं और जो 2019 का जो ये समय था कोरोना काल का, एकदम से पढ़ाई पर भी बच्चों के बहुत प्रभाव पड़ा। ये जो सिचुएशन थी, इसको आपने कैसे डील किया? नहीं, ये बात सही है कि कोविड के समय में बच्चों के साथ परेशानियां हुई हैं, लेकिन एक समय के साथ, परिस्थितियों के साथ हमें चलना पड़ता है और परिस्थितियों के साथ हमें आगे बढ़ना भी पड़ेगा। अब जैसे अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि माहौल बन रहा है, लेकिन ठीक है, वो समय है, समय होता है, चलता रहता है, लेकिन हम उसको पीछे छोड़ते। हमें ये नहीं देखना है कि अब क्या हो रहा था, हमें ये देखना है कि अब आगे हमें कैसे आगे बढ़ना है। जो हो गया, जो बीत गया, उसके पीछे हम नहीं जा सकते। हमें अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना। हम ये छोड़ के उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते कि अरे फिर से कोविड आ रहा है, फिर से हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वो हो गया। उल्टा जबकि हम ये चाह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि कोविड में कई अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। हमने जनरली लोगों को ये देखा गया कि वो कहते हैं एजुकेशन लॉस हुआ, ये सब कुछ हुआ। मैं मानता हूँ कि लॉस हुआ, लेकिन उस कोविड में आज के समय में सबसे बढ़िया है कि आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ मौजूद है। जो हम कितनी भी कोशिश कर लेते तो इनको एक साथ नहीं कर सकते थे, लेकिन वो एक टाइम ऐसा आया जिसने सबको हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला दिया और हर चीज़ का इजी सॉल्यूशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। अगर हम डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर चीज़ का सॉल्यूशन मौजूद है, जो आपको इजीली मिल जाता है और अच्छे अच्छे टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एजुकेशन वहाँ पर दे रहे हैं, आपको सब कुछ अवेलेबल करा रहा है। तो इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता ये आपके लिए, फील्ड के लिए।
ठीक है आपने संजय जी। आशिका, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कोविड से रिलेटेड ही आपके लिए सवाल है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई करनी थी और बच्चों पर प्रभाव पड़ा है। आप स्टूडेंट हैं, बेहतर तरीके से आप समझा पाएंगे किस तरीके से डील किया आपने, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम पढ़ाई आ गई थी, तो कोई डिफरेंस इसमें आप देखती हैं? और क्या ऑफलाइन आपको बेहतर लगा या ऑनलाइन? काफ़ी डिफरेंस आया था, क्योंकि कोविड के टाइम पे प्रैक्टिस छूट गई थी, लिखने की हैबिट छूट गई थी, तो उस चीज़ को वापस हैबिट में लाने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी और स्टार्टिंग में काफ़ी चीज़ें भी फेस करनी पड़ी थी। एग्ज़ाम्स देने में डिफ़िकल्टी आ रही थी कि अरे इतना ज़्यादा कैसे लिखेंगे पेपर में जाके, बट हाँ अब वो हैबिट में आ चुका है। और अब मेरे बेसिस के हिसाब से ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ऑनलाइन भी होती हैं। ऑनलाइन हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा कोविड के टाइम पे, बट ऑफलाइन क्लासेस में आप जितना टीचर्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जितना उनसे बात कर सकते हैं, जितने ज़्यादा खुल के आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो आप ऑनलाइन क्लास में कर सकते हैं। बिल्कुल। आशिका, कितने घंटे आप पढ़ाई करती हैं, कितना समय आप पढ़ाई को देती हैं? साथ ही क्योंकि सोशल मीडिया का ये दौर है, तो क्या सोशल मीडिया का कुछ इन्फ्लुएंस आप अपनी पढ़ाई में या अपनी डेली लाइफ में देखती हैं? सोशल मीडिया सभी आजकल यूज़ करते हैं, पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता उसको यूज़ करने का, क्योंकि स्कूल रहता है, फिर कोचिंग रहती है, और फिर उन दोनों के बाद हमें सेल्फ स्टडी का भी टाइम निकालना पड़ता है। क्योंकि सेल्फ स्टडी के अलावा मुझे नहीं लगता कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हमारी सेल्फ स्टडी बताती है कि हम कितना प्रोग्रेस कर पा रहे हैं अपनी स्टडीज़ में। तो सोशल मीडिया के लिए इतना टाइम तो नहीं निकल पाता है। हाँ, अगर मन हुआ या फिर अगर पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लग रहा है तो उस एंटरटेनमेंट पर्पज़ पे हम सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, बट उस चीज़ को इतना नहीं कि वो उस चीज़ से हम एडिक्ट हो जाए और पढ़ाई बिल्कुल ही ना करें। बिल्कुल ठीक है आपने। आशिका, संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सोशल मीडिया को लेकर ही आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया का अगर हम देखें डिसएडवांटेज है तो कहीं ना कहीं एडवांटेज भी है, क्योंकि इसके ज़रिए जो पढ़ाई आप ऑनलाइन बच्चों तक पहुँचा पा रहे हैं वो आसान हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप जुड़ पा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ठीक है, सोशल मीडिया बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है, या थोड़ी देर उस पर आप रह सकते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि हम, देखिए, दो चीज़ हुई, कभी कभी बच्चा सोचता है कि जब मेरी क्लास में एक बच्चा वो है जिसके 90% आ रहा है लेकिन मेरे नहीं आ रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कहीं ना कहीं आपके कुछ टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। 95 आ रहे हैं, हो सकता है कि जिस समय आप सोशल मीडिया पे बिजी है उस समय वो पढ़ रहा है, उस समय वो उस टाइम को यूज़ कर रहा है, लेकिन आपने उस टाइम को यूज़ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत अपनी एजुकेशन को थोड़ा क्या बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, आपको थोड़ा फोकस करके चलना पड़ेगा। देखिए, सोशल मीडिया चल रहा है, चलता रहेगा, और ये तो थोड़ा बहुत हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी एजुकेशन के लिए हमें अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगी और हमें उस बच्चे के साथ इंटरेक्ट होना पड़ेगा जो 95% ला रहा है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे क्यों नहीं आ रहा है, हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे भी आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत नॉलेज रखती है। और आपको जो मैंने पहले भी कहा कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हर चीज़ के क्लियर करके रखना है, हर चीज़ के शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना है जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होती है। बिल्कुल, शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लिख कर पढ़ाई करना भी ना कहीं बेहतर साबित होता है और काम आता है। संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, टेक्निकल फील्ड में, टेक्निकल एजुकेशन क्षेत्र में बंसल न्यूज़ की नीतियों को, पॉलिसीज़ को आप कैसे देखते हैं? कोई सुझाव आपकी तरफ से? देखिए, बंसल, जैसे मैंने आपसे कहा कि बंसल ग्रुप से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा काफ़ी अटैचमेंट रहा है बंसल ग्रुप से। मुझे बंसल ग्रुप में कॉलेज विजिट करने का भी मौका मिला और मैं अपने स्टूडेंटों को भी कई बार लेकर गया हूँ, उन्हें भी वहाँ अच्छा लगा। उन्होंने अपने काफ़ी वहाँ पर डिपार्टमेंट्स का वहाँ पर भ्रमण किया, बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों में या कई डिफरेंट फील्ड्स में वहाँ के बच्चे आगे गए हैं और एक उनको प्रेरणा मिली कि हमें भी जाके इस फील्ड में आगे बढ़ना है, या उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचा है कि हमें भी कुछ करना है आगे जाके। आशिका, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आगे खुद को आप कहाँ देखती हैं? आपका लक्ष्य क्या है? मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है एज एन आईएएस, और मैं उसके लिए ही आगे जाके प्रिपेयर करूँगी और मैं अपना 100% दूँगी ऑफ कोर्स। जी संजय जी, आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि टीचर की अगर बात करें तो माता पिता के बाद भगवान का दर्जा जो है एक शिक्षक को दिया जाता है, और ऐसे में बच्चों की काउंसलिंग बेहद ज़रूरी होती है। बच्चों को किस तरीके से ज्ञान दिया जाए, काउंसिल किया जाए, क्योंकि आज के समय में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं।
हाँ, ये बात आपका बिल्कुल कहना सही है। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते थोड़ा सा बच्चा डिप्रेस होने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं इतने सिलेबस को कैसे करूँगा, इतना ज़्यादा सिलेबस इसको कैसे कवर करूँगा, समय नहीं है। देखिए उसके लिए बहुत सीधा सा है, जैसे मैंने आपसे कहा, समय पे नोट्स बनाते रहें, मेन चीज़ों को अंडरलाइन करते रहें। और कभी कभी हमारे पास जैसे अभी देखा जाए तो स्टेट बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है, उसमें भी ज़्यादा एग्जामों में कहीं छुट्टियां नहीं है या कहीं हॉलीडे ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अब एक दिन में तो हम सब पूरा सिलेबस को रिवाइज नहीं कर सकते, आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए आपको ये हेल्प करेगा जो आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं, जो आपने अंडरलाइन करके रखा है, जो आपने मेन टॉपिक को कवर करना है, वो आपने कई डिफरेंट पिछले सालों के पेपर आप उठा के देखें, उनमें कई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, उनको आप रख लें, उसको तैयार करें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे उनसे। जो जी आशिका, आपके पास मैं आना चाहूँगी। फैमिली की तरफ से जो सपोर्ट होता है वो बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप पढ़ाई करती हैं तो घर वालों की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है, किस तरीके से वो आपकी मदद करते हैं? मेरे फादर काफ़ी सपोर्टिव है, वो वंस इन अ वाइल मुझसे पूछने आ जाते हैं कि क्या पढ़ाया गया है स्कूल में या फिर कोचिंग में, और कितनी हेल्प चाहिए तो मैं मुझसे या फिर कितना ज़्यादा मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और मेरी मदर तो हमेशा मेरे साथ ही रहती हैं, मैं जब भी पढ़ने बैठूंगी वो मेरे साथ बैठती हैं, वो मुझसे क्वेश्चंस करेंगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर हाँ वो मेरे को कॉफ़ी वगैरह भी बना के देंगी कि मेरा माइंड फ्रेश रहे या फिर मैं उस सब्जेक्ट में फोकस कर सकूँ। तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं और वो मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं पढ़ाई के बेसिस। 11th 12th या 10th की बात करें, जब बोर्ड्स की परीक्षा होती है तो बच्चे अच्छे से पढ़ते ही हैं, लेकिन 11th की जो क्लास होती है या 9th की अगर हम बात कर लें, बच्चे कहीं ना कहीं ढील छोड़ देते हैं। बल्कि 9th और 11th का जो सिलेबस होता है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे कॉम्पिटिशन में वो काम आता है और आपका बेस, जो आपने अभी पहले कहा, बेस मजबूत करने में वो काम करता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, मेरे हिसाब से आपका कहना बिल्कुल सही है। बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो सिर्फ बोर्ड पे फोकस करते हैं। उनका ये सोचना रहता है कि हमारी मार्कशीट जो है या हमारी जो रिजल्ट है वो सिर्फ बोर्ड का इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से क्या होते हैं, वो बेसिक क्लासों पे ध्यान नहीं देते। जैसे कि आपकी 9th को उन्होंने छोड़ दिया, आपकी 11th को उन्होंने छोड़ दिया, जबकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहीं से मिलेगा। आपको 12th के लिए जाना है, आपको आगे जाना है। अगर आपने PCM लिया है, किसी भी स्ट्रीम में लिया है, तो आपको जो 11th 12th का बेसिक है वो आपको जनरली फोकस करेगा, आगे तक आपको बढ़ाएगा। तो मेरी सलाह तो यह है कि बच्चे उस पर ढीले ना दें और उस पर पूरी तरह से फोकस कर रखें, क्योंकि उनका बेसिक फ्यूचर वहीं से जुड़ा हुआ है, उसी सब्जेक्ट के साथ, उसी जगह से है। संजय जी, आपकी कोचिंग में बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए क्या कुछ किया जाता है जिस तरीके से वो ओवरऑल फिट रह सके, मेंटली भी और फिजिकली भी? देखिए, पहली बात मैं बच्चों को सलाह देता हूं कि बेटा किसी भी चीज़ पे आपको स्ट्रेस नहीं रखना है, आप फ्री रहें और मेरे से भी फ्री होकर आप किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं, जब चाहें। कभी कभी क्या होता है, कोचिंग का टाइम निकल गया, बच्चे घर पहुंच गए, उसके बाद भी मैंने उनको कह रखा, बेटा आप 24 आवर आप अभी भी मुझे रिंग कर सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन के बारे में अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक है, मेरा हमेशा ही सिद्धांत रहा है कि आप बेसिक क्लियर करें। जब तक किसी भी चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी। और आज भी मेरी आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को सलाह है कि आप एग्जाम आ रहे हैं, अपने बेसिक डाउट क्लियर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा कि मैंने बच्चा 12th आ जाता है लेकिन उसको कई छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम होती, वो इसीलिए होती क्योंकि उसके बेसिक नहीं है। जो उसने 6th 7th में पढ़ना था वो आज भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उसको ध्यान नहीं दिया। वो सीधा, जैसे मैथ सब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो हम क्या करते हैं, जनरली बच्चा मैथ सब्जेक्ट की बुक खोली उसने और एक्सरसाइज चालू की, लेकिन एक्सरसाइज चालू करना ही मेन नहीं होता, आपने आगे के उसके 2 फ्रंट पेज छोड़ दिए जहां उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था। तो वो बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा बच्चों से कहूं, जिज्ञासा अपने दिल में बनाए रखो। जब तक आप में किसी चीज को जानने की उत्सुकता नहीं होगी, आप उस चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। हमेशा यह सोचना है कि हम इसमें नया क्या कर सकते हैं। आपको ये मन में होना चाहिए कि नहीं, हमारे सर ने ऐसा इसका कराया, लेकिन मैं इसको ऐसे तरीके से भी तो कर सकता हूं, मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूं। वो कब होगा? जब आपके डाउट क्लियर होंगे, आपका बेसिक क्लियर होगा। बिल्कुल, जब कुछ सीखने की, जानने की जागरूकता होती है, साथ ही जिज्ञासा होती है, जिसे क्यूरियोसिटी हम बोलते हैं, तो बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखता भी है। आशिका, आपके पास मैं आना चाहूँगी। आपके बराबर के सभी बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आप भी मेहनत कर रही हैं, आपकी तरफ से कोई मैसेज? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि आपका हार्ड वर्क ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस तक लेके जा सकता है। और कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना और कम मत समझना, क्योंकि आपको ही पता होगा कि आप कितने केपेबल हैं किसी चीज़ को करने के लिए। इसलिए अपना 100% दीजिए और मेहनत कीजिए।
संजय जी, ये तो आशिका की तरफ से एक मैसेज हुआ, लेकिन क्योंकि आप टीचर हैं और आप एक अलग पर्सपेक्टिव से इसको सोचते होंगे, आपकी तरफ से संदेश जो स्टूडेंट्स हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप कभी भी पढ़ाई में स्ट्रेस ना मिलें। स्ट्रेस पे आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप उसमें और उलझने पैदा करेंगे। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड रहना है, आपको फ्री होके पढ़ना है। आप किसी भी चीज़ पे स्ट्रेस डालें, क्योंकि क्या होगा कि आप स्ट्रेस लेंगे तो जो इजी है आपके लिए वो आपके लिए हार्ड होना चलेगा, आप उसमें घबराना शुरू कर देंगे, जबकि वो उतना ही ईजी है। तो मेरा हमेशा ये रहना, जैसे एग्जाम करीब आ रहे हैं तो मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, हर चीज़ को बार बार लिख कर देखें, उसे बार बार सॉल्व करके देखें, हर चीज़ आसान है। आशिका, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बेहद ही आसान हो गए हैं मिलना, सोशल मीडिया हो गया, इतने गेम्स हो गए, डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान हो जाता है। आप कैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित रखती हैं ऐसे में? मैं सुबह उठने के बाद स्कूल जाने में मेरा टाइम काफ़ी बच जाता है, तो मैं तभी अपना गोल सेट कर लेती हूँ कि आज मुझे कितने देर में क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करना है। वैसे में मेरा गोल भी कंप्लीट होता है और साथ ही साथ मेरे को स्ट्रेस भी नहीं रहता एग्ज़ाम के टाइम कि अरे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या फिर कुछ वैसा। तो मैं हमेशा अपना गोल सेट करके चलती हूँ हर एक दिन के लिए, और वैसे ही मैं अपनी पढ़ाई को ईजी रखती हूँ। आशिका, ये तो आपका डेली रूटीन हो गया जिस तरीके से आप खुद को बैलेंस रखती हैं, लेकिन कभी ना कभी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बड़ों को हो जाता है, क्योंकि बच्चों को इतना प्रेशर होता है कि 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, 11th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, और पेरेंट्स की तरफ से भी वो जो प्रेशर होता है वो शुरू हो जाता है कि पढ़ो पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाने 11th में हो। तो ऐसे में किस तरीके से आप डील करती हो? मैं बोलने में ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि बोलने में सिर्फ टाइम ही वेस्ट होता है। मैं पूरी अपनी मेहनत करती हूँ, चाहे फिर मैं पढ़ रही हूँ या फिर किसी भी फ़ोन में भी हूँ, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखूँ जो मेरे को जानकारी दे मेरे पढ़ाई के बेसिस पे। तो मैं हमेशा अपने डिस्ट्रैक्शंस को अपना ऐसा मोटिवेशन बनाती हूँ ताकि मैं उस चीज़ों को यूज़ कर सकूँ आगे पढ़ने में। संजय जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। नवंबर का जो ये महीना होता है, ऐसे में अब ये जो समय होता है, अब ये समझ लीजिए कि नवंबर आया, दिवाली आई, दिसंबर आया, पढ़ाई जोरों शोरों पे शुरू हो जाती है बच्चों की, क्योंकि बोर्ड्स करीब आ जाते हैं। लेकिन जो बच्चे शुरू से रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं और जो बच्चों ने नवंबर में पढ़ाई स्टार्ट की है, क्या कोई डिफरेंस देखने को मिलता है? देखिए, डिफरेंस तो काफ़ी होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि रेगुलर पढ़ाई का वे अलग होता है और आप एक शॉर्ट पीरियड में जो पढ़ रहे हैं वो नॉलेज अलग होता है। आप शॉर्ट पीरियड में एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हो, कुछ चीज़ों को पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको टोटल नॉलेज लेना है उस क्षेत्र के बारे में या उस चैप्टर के बारे में अगर टोटल नॉलेज लेना है तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। और हर चीज़ का, जैसे मेरा रहा है कि मैं हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करता हूँ, तो जब बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस करना है तो आपको एक लार्ज स्केल पर उसको पढ़ना पड़ेगा। और जब लार्ज स्केल पर आप पढ़ोगे तो मैंने आपको बताया कि आप अपने खुद के आइडियाज़ निकाल सकते हो। और अभी जब अब ज़्यादा समय नहीं बचा है तो मेरा फिर वही फोकस है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों से कि अब वो शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो मेन उनके टीचरों द्वारा जो उनको गाइड किया गया है, जो मेन क्वेश्चंस बताए गए हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करें, लिख कर देखें। फिजिक्स में डेरिवेशंस होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, मैथ्स में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई फॉर्मूले होते हैं जो उनको पढ़ना पड़ेगा, जो उनको याद करना पड़ेगा। एक संपूर्ण नोट्स बना लें उनको और आगे तैयारी करें। संजय जी, आखिर में मैं आपके पास आना चाहूँगी, ब्रीफली जो दर्शक देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी सभी ने शुरू कर दी है, किस तरीके से आप वो सिलेबस का पैटर्न, क्योंकि अब रिवीजन स्टार्ट हो गया है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से एग्जाम की तैयारी सभी बच्चे करना शुरू कर दें आप? देखिए, मैं आखिरी में बच्चों से यही कहना चाहूँगा, बेटा करीब आ गए हैं आपके एग्ज़ाम, काफ़ी समय आपका निकल गया है। अब ये 1.5-2 महीने हैं, आपके स्कूल में भी अब प्री बोर्ड लगभग स्टार्ट हो गए होंगे या होने वाले होंगे, तो इतना समय हमारे पास नहीं बचा है कि हम उसके पूरे सिलेबस को कवर कर सकें। अब मेरा सुझाव यह है कि आप कुछ शॉर्ट नोट्स बना लें, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवीजन करना शुरू कर दें, उसको एक अंडरलाइन कर लें। जो लास्ट कुछ सालों में आपके पेपर रिवीजन कर लें, कुछ सालों को चैप्टर्स को देख लें कि किसमें से ज़्यादा दिया गया है एग्जाम में, उन पे फोकस करना शुरू कर दें और उनको मार्किंग सिस्टम के आधार पर अपने क्वेश्चंस को तैयार रखें और उनके नोट्स को तैयार रखें। बिल्कुल, तो नोट्स बनाना ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाकर उनकी पढ़ाई करना ज़रूरी है और रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ संजय जी और उनकी स्टूडेंट आशिका सिंह जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए।